गुड इवनिंग बच्चों। आज का मेरा यह वीडियो साना साना हाथ जोड़ी नामक पाठ के सार लेखन पर आधारित है और पाठ की लेखिका हैं मधु कांकरिया। बच्चों, यह इस पाठ का सार बताने से पहले सबसे पहले मैं ये बता दूं आप लोगों को कि ये जो पाठ है ये एक यात्रा वृतांत है। यात्रा वृतांत मतलब जब कोई व्यक्ति किसी यात्रा पर जाता है और उस यात्रा का वर्णन करता है, विवरण करता है, साथ साथ में अपने अनुभव भी उसमें डाल देता है, तो वह यात्रा वृतांत कहलाता है। और यह हिंदी साहित्य की एक विधा है जिसके अंतर्गत कहीं की भी यात्रा का जिसको भी लेखक ने या लेखिका ने किया है उसका वह वर्णन करता है। तो साना साना हाथ जोड़ पाठ की लेखिका हैं मधु कांकरिया। और मधु कांकरिया के विषय में मैंने आप लोग को पहले के वीडियोस में काफ़ी बता दिया है, तो अब यहाँ पर मैं आप लोगों को पाठ का सार बताऊंगी। और पाठ के सार प्रारंभ करने से पहले मैं ये बता दूं कि मधु कांकरिया ने अपने गंगटोक और हिमालय की यात्रा का वर्णन इसके अंतर्गत इस पाठ में बहुत ही रोचकता से प्रस्तुत किया है। और इस पाठ में लेखिका ने न केवल प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है बल्कि उन दृश्यों को भी प्रस्तुत किया है जिनमें विषम परिस्थितियों में पुरुष और स्त्री के जीवन संघर्ष को भी बताया गया है कि कैसे एक पुरुष और एक महिला विषम परिस्थितियों में रह कर के भी अपने जीवन संघर्ष को खुशी खुशी बिता देती है। तो सबसे पहले हमारे पाठ के सार के अंतर्गत हमारा पहला पॉइंट आता है गंगटोक की सुंदरता। तो गंगटोक की सुंदरता बच्चों बहुत ही मनोहारी रूप में वर्णन करते हुए बताती हैं लेखिका कि रात में गंगटोक शहर देखने में जो है वो बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। और उसको देखते हुए लेखिका को ऐसा लगता है मानो आसमान उल्टा पड़ा हो और सारे तारे बिखर करके टिमटिमा रहे हों। गंगटोक शहर को मेहनतकश बादशाहों का शहर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ लोग परिश्रमी हैं और यहाँ की जो रात दिन और शाम होती है वो बहुत ही सुंदर होती है। सुबह होते ही एक नेपाली युवती से सीखी हुई प्रार्थना होठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ी गर्दहू प्रार्थना, ये जो पाठ का टाइटल है लेखिका ने उसी प्रार्थना से लिया है। साना साना हाथ जोड़ी का मतलब है छोटे छोटे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हूँ। हमरो जीवन तिम्रो कौशेली, हमारा जीवन आपके लिए प्रस्तुत है, लोगों की भलाई के लिए प्रस्तुत हो। आँख खुलते ही वह होटल की बालकनी की ओर भागी क्योंकि उन्हें लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा साफ दिखाई देती है, पर आसमान बादलों से ढका हुआ होने के कारण वह दिखाई नहीं दिया। उसके स्थान पर वहाँ जहाँ तक नजरें जाती वहाँ तक फूल ही फूल नजर आ रहे थे। उन्हें देखकर लेखिका को ऐसा लगा मानो फूलों के बाग में आ गई हो। गंगटोक से युमथांग की दूरी 149 किलोमीटर थी। उनका ड्राइवर जितेन नार्गे उन्हें बताता हुआ जा रहा था कि रास्ते भर फूलों से लदी हुई घाटियाँ मिलेंगी। उत्सुकतावश लेखिका ने पूछा कि क्या वहाँ बर्फ़ मिलेगी। बाद में उन्हें अपना यह बचकाना लगा, यानी उन्हें अपना यह प्रश्न बचकाना सा लगा। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि ऐसा नहीं पूछना चाहिए था। फिर उसके पश्चात हमारा सेकंड पॉइंट है युमथांग तक का सफ़र। तो रास्ते में उन्हें मंत्र लिखी हुई श्वेत पताकाएँ मिलीं जिनके बारे में जितेन नार्गे ने बताया कि जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर उसकी आत्मा की शांति के लिए 108 पताकाएँ फहरा दी जाती हैं और इन्हें उतारा नहीं जाता। समय के साथ वे स्वयं ही नष्ट हो जाती हैं। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी रंगीन पताकाएँ लगा दी जाती हैं। रास्ते में कभी लॉन्ग स्टॉक पड़ा जिसके बारे में जितेन ने बताया कि यहाँ पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी।
वहीं पर लेपचा और भूटिया स्थानीय जातियों के बीच लंबे संघर्ष के बाद हुई शांति वार्ता का स्मरण करवाने वाला पत्थर भी है। उन्हीं रास्तों पर चलते चलते एक कुटिया के अंदर घूमते हुए चक्र के बारे में जितेन ने बताया कि यह प्रेयर व्हील है। ऐसा माना जाता है कि इसे घुमाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। लेखिका सोचने लगी कि चाहे पहाड़ हो या मैदान, इतनी वैज्ञानिक प्रगति के बाद भी पाप पुण्य के लिए लोगों की आस्था, विश्वास आदि सब एक जैसी ही हैं। और फिर जैसे जैसे गाड़ी ऊंचाई तक चलने लगी, बाजार, बस्ती, लोग पीछे छूटने लगे और हिमालय अपने विराट स्वरूप में सामने आने लगा। रास्ते घुमावदार होने लगे और घाटियाँ गहरी और चौड़ी होने लगीं। सभी सैलानी मुस्कुराते हुए गाने लगे, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। इस सारे दृश्य को अपने भीतर समेट लेने के उद्देश्य से लेखिका ने जीप की खिड़की से बाहर सिर निकाल दिया। कभी वह आसमान छूते शिखरों को देखती तो कभी झरझर गिरते हुए जलप्रपातों को, कभी इठलाती बनी ठनी तीस्ता नदी को देखती तो कभी सेवन सिस्टर वाटरफॉल को, जिसके सौंदर्य को अपने कैमरे में कैद करने के लिए सभी सैलानियों के कैमरे के फ्लैश चमकने लगे। नीचे भारी भरकम पत्थर पर बैठकर लेखिका जैसे आत्मा का संगीत सुनने लगी। उन्हें अपने मन की सारी तामसिकताएं उस निर्मल जल में बहती हुई सी प्रतीत हुई। जितेन नार्गे ने लगभग ठेलते हुए से उन्हें उठाया। वे अनमने भाव से उठकर जीप में बैठी। हिमालय का रूप पल पल बदल रहा था, कहीं हरियाली तो कहीं हल्का पीलापन और कहीं पथरीला, कहीं चटकी धूप, कहीं बादलों की चादर। और फिर लेखिका कहती हैं कि चित्रलिखित सी मैं माया और छाया के इस अनूठे खेल को देख रही थी। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि जीवन का आनंद है यह चलायमान सौंदर्य। अर्थात लेखिका कहना चाहती हैं कि ये जो समय चल रहा है और समय के साथ साथ ये जो सौंदर्य है यह भी परिवर्तित होकर के उनके समक्ष आ रहा है, तो वास्तव में यही जीवन का आनंद है। उनके होठों पर सुबह की हुई प्रार्थना आ गई और वह बुदाने लगीं, साना साना हाथ जोड़ी। इसके पश्चात हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सार के संदर्भ में महिलाओं की श्रम साधना। तो लेखिका बताती हैं कि मंत्रमुग्ध सी तंद्रिल अवस्था में ही थोड़ी दूर निकलने पर अचानक ही उनके पांव ठिठक गए। ऐसा लगा जैसे समाधिष्ट भाव से नृत्य करती हुई किसी नृत्यांगना के पांव के नूपुर अचानक टूट गए। उन्होंने देखा कि कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी हुई पत्थर तोड़ रही थीं। जो आटा जैसा गुथा होता है ना, वैसे गुथे आटे सी कोमल काया पर हाथों में कुदाल और हथौड़े और पीठ पर बंधी डोको मीन्स होता है बड़ी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। पूरी ताकत से वह कुदाल को जमीन पर मार रही थी। इतने स्वर्गीय सौंदर्य, फूलों और झरनों के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की यह जंग, मातृत्व और श्रम साधना दोनों एक साथ। बीआरओ के कर्मचारी से पूछने पर उन्होंने बताया कि जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं, उन्हीं रास्तों को यह चौड़ा कर रही हैं। बड़ा ही खतरनाक कार्य है यह। अचानक लेखिका को सिक्किम सरकार का वह बोर्ड याद आ गया जिसमें लिखा हुआ था, एवर वंडर्ड हु डिफाइंड डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स। आप ताज्जुब करेंगे पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। अचानक लेखिका को पलामू और गुमला के जंगल याद आ गए, जहाँ आदिवासी युवतियां पीठ पर बच्चे को कपड़े से बांध करके वन वन घूमती हुई पत्तों को तलाश कर रही थी। उसे गमगीन देख करके जितेन ने कहा, मैडम यह देश की आम जनता है, इन्हें तो आप देख ही लेंगी। अभी तो आप उस सुंदरता को देखिए जिसको देखने के लिए आप पैसे खर्च करके यहाँ आई हैं। लेखिका मन ही मन सोचने लगी कि ये देश की आम जनता नहीं है, जीवन का संतुलन भी है। ये कितना कम लेकर समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। अचानक किसी बात पर युवतियाँ खिलखिलाकर हंस पड़ीं। तभी लेखिका को लगा कि जीवन लहरा गया हो और सारा खंडहर ताजमहल बन गया हो। थोड़ा आगे चलने पर स्कूल से लौटते हुए बच्चे दिखाई दिए।
जितेन नार्गे ने बताया कि यहाँ का जीवन कठोर है। यहाँ पर सिर्फ एक ही स्कूल है। बच्चे स्कूल जाने के साथ साथ ही अपनी माँ के साथ कामों में हाथ बटाते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ ही खतरा और बढ़ता जा रहा था। रास्ते और संकरे होते जा रहे थे। रास्ते में जगह जगह लिखी हुई चेतावनियाँ खतरों के प्रति सजग करती जा रही थीं। ढलते सूरज की रोशनी में कई युवतियां बोकू यानी सिक्किमी परिधान पहने हुए चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लायुंग में रुकना। तो रात का पड़ाव लायुंग में था, जो तीस्ता नदी के किनारे पर एक छोटी सी बस्ती थी और वहाँ लकड़ी के घर थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। वो लेखिका कहती हैं कि उन्हें ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व अपने भीतर उगता हुआ सा महसूस हुआ। लायुंग समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर है, पर यहाँ भी लेखिका को बर्फ़ देखने को नहीं मिली। एक सिक्किमी नवयुवक ने बताया कि लगातार बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी आई है। यहाँ से 500 फीट की ऊंचाई पर कटाव है। कटाव एक स्थान का नाम है, वहाँ बर्फ़ मिल जाएगी। कटाव का सफ़र बहुत खतरनाक था। लेखिका बताती हैं कि जीप सकरे रास्तों से आगे बढ़ रही थी। कटाव पहुंचकर सबके मन प्रसन्न हो गए। वहां साबुन के सफ़ेद झाग की भांति बर्फ बिखरी हुई थी। सैलानी जीप से उतरकर बर्फ में कूद कूद कर मस्ती करने लगे। कुछ लोग इस अद्भुत दृश्य को अपने कैमरे में कैद करने लगे। लेखिका ने अनुभव किया कि शायद ऐसे ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी। जीवन सत्यों को खोजा होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः का महामंत्र पाया होगा। यह ऐसा सौंदर्य है जिसे देखकर बड़े से बड़ा अपराधी भी पल भर के लिए करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। लेखिका की सहेली मणि किसी दार्शनिक की तरह कह रही थी, यह हिम शिखर पूरे एशिया के जल स्तंभ है। प्रकृति किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए सर्वत्र त्राहि त्राहि मचती है, तो यही हिम शिखर पिघलकर जलधारा बनकर हमारे सूखे कंठों की प्यास बुझाते हैं। उसके पश्चात हमारा सार के अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आता है चीन की सीमा। तो उसके बारे में बताते हुए लेखिका कहती हैं, थोड़ा सा आगे जाने पर फौज की छावनियाँ दिखाई दी। थोड़ा सा आगे चीन की सीमा है। यहाँ पर -15 डिग्री में भी सैनिक पहरा देते हैं। लेखिका के द्वारा पूछने पर एक सैनिक ने उत्तर दिया कि आप लोग चैन की नींद सो सकें, इसलिए हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। लेखिका कहती हैं कि वह सोचने लगी कि जिन बर्फीले इलाकों में हम बैसाख के महीने में भी ठिठुर रहे हैं, उन इलाकों में पौष और माघ के महीने में सब कुछ जम जाता है, तब भी ये जवान यहाँ तैनात रहते हैं। सार के संदर्भ में हमारा लास्ट पॉइंट है लायुंग से युमथांग तक का सफ़र। तो इस सफ़र के बारे में लेखिका बताते हुए कहती हैं कि लायुंग से युमथांग के रास्ते में फूल ही फूल थे। एक चिप्स बेचती हुई युवती से लेखिका ने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? उसने उत्तर दिया कि नहीं, मैं इंडियन हूँ। यह सुनकर लेखिका सोचने लगी कि काश कश्मीर के साथ भी ऐसा सहज रिश्ता हो जाता। वहाँ पहाड़ी कुत्तों को देखकर मणि ने बताया कि ये पहाड़ी कुत्ते भौंकते नहीं हैं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। लौटते समय जितेन उन्हें तरह तरह की जानकारी देता रहा। वहाँ स्थित एक पत्थर के बारे में जितेन ने बताया कि उस पत्थर पर गुरु नानक के फुटप्रिंट हैं। कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली में से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे और उस स्थान पर चावल की खेती होती है। थोड़ा और आगे चलने पर खेदुंग था, जहाँ पर लेखिका बताती हैं कि देवी देवताओं का निवास माना जाता है, इसलिए वहाँ गंदगी नहीं फैलाई जाती। वे लोग पहाड़, नदी, झरने आदि की पूजा करते हैं। वे उसे गंगटोक नहीं, गंगतोक कहते हैं। युमथांग पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता ने घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया था। लेखिका जो है अपने मन ही मन ये सोच रही थी कि मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम ही सौंदर्य है। इस प्रकार बच्चों ये पाठ का सार यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आपको पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत